हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक मेहरोत्रा साई क्लासेस कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, फिजिक्स का है, जिसको कहते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ रखा है कि मोमेंटम ये मोमेंटम वो। बेसिकली मोमेंटम हल्का फुल्का आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू भी लेंगे कि मोमेंटम होता क्या है और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिजिक्स में इसका रिलेशन क्या है और फिजिक्स में इसकी जो अहमियत है वो क्या है, हमारी लाइफ में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बात करते हैं हम मोमेंटम के बारे में। देखिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उसमें मोमेंटम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ माना गया है। और ये है क्या? ये बेसिकली पी से हम इसको डिनोट करते हैं। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। और ये है क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मास होगा, पक्की बात है, उसके अंदर वेलोसिटी होगी, और जब मास और वेलोसिटी है तो वो मोमेंटम जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, अगर आप या कोई छोटा सा बच्चा ले लें, कोई छोटा सा बच्चा जिसका वज़न कम रहता है, आप देखेंगे अगर थोड़ी सी एनर्जी है उसके अंदर, 2 4 10 साल, 2 4 साल 5 साल के बाद उसके अंदर आप देखेंगे धीरे धीरे एनर्जी आ जाती है। ठीक है? और एनर्जी आने की वजह से बेसिकली उसका मास क्या है? कम है, तो वो तेज़ी से दौड़ ले रहा है। यही आप बात करें एक बहुत भारी आदमी की, जिसका वज़न करीब 60 70 केजी के आसपास है और उसकी दौड़ने भागने की प्रैक्टिस नहीं है, तो अपने 70 किलो के वज़न को लेकर के वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाएगा जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथलीट्स जो बहुत तेज़ रन करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ चलते हैं, दौड़ते नहीं हैं, उनकी बात। या कोई और अगर ले लें हम, 70 80 केजी का आदमी है, 80 85 केजी के आसपास का आदमी है, बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनका मास इतना ज़्यादा है, तो जब वो किसी वेलोसिटी से भागते हैं तो वो वेलोसिटी बहुत तेज़ नहीं कर पाते हैं। कारण यही है कि उनके ऊपर एक दबाव रहता है वज़न का, उनके मास का। तो इसी प्रोडक्ट को, उनकी वेलोसिटी और जो उनका मास है, उसी के प्रोडक्ट को ही तो मोमेंटम कहते हैं। और सोचिए, जब आप बहुत हल्के वज़न के हैं और हल्की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आपका मोमेंटम भी बहुत कम होगा। कम मोमेंटम की वजह से आपके ऊपर भी कोई ख़ास असर नहीं आएगा, और अगर आप किसी से टकरा जाते हैं, तो आप भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएँगे। ठीक है? क्योंकि आपका मोमेंटम जो है, वो बहुत कम है। तो मोमेंटम, एसआई यूनिट ने मोमेंटम को अपनी यूनिट दी। अब इसकी यूनिट कैसे निकाली गई? देखिए, मोमेंटम के बारे में हमको पता है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P इक्वल्स टू m इंटू वी, ये पता है। m इज मास, v इज वेलोसिटी। मास होता है केजी में और वेलोसिटी जो है वो होती है मीटर पर सेकेंड में। तो ये टोटल बन गया हमारा केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई सिस्टम ने केजी मीटर पर सेकेंड जो है, इसको बोल दिया कि ये यूनिट जो है मोमेंटम की है, विच इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर सेकेंड। दूसरी यूनिट जो इसकी है वो न्यूटन इनटू सेकेंड भी है। अब ये कहाँ से आ गई, इसके लिए देखते हैं, हम बात करते हैं। न्यूटन इंटू सेकेंड जो है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड को न्यूटन इंटू सेकेंड। ये कैसे लिख देते हैं? देखिए, फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, सबने पढ़ रखा है, इक्वल्स टू एम ए। और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास होती है केजी। ठीक है? अब आप इसको ये लिख सकते हैं, केजी लिख दीजिए, मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए, और नीचे 1/सेकेंड बचा रहेगा। ठीक, यही तो बचा रहेगा। इसको हम क्या लिख रहे हैं? इसको हम लिख रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड, यही तो है मोमेंटम। ठीक, ये क्या चीज़ है? जी नहीं, मोमेंटम नहीं है ये। अभी आपने क्या निकाला? केजी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम ही तो है। तो मोमेंटम p डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वल्स टू f। ठीक, और ये s सेकेंड जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स इनटू सेकंड। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन इनटू सेकंड, न्यूटन सेकंड। यहाँ से हमारी क्लियर हो गई कि ये जो मोमेंटम है इसकी वैल्यू और क्या आ सकती है, तो हो गई न्यूटन इनटू सेकंड। एक होती है केजी मीटर पर सेकंड और एक होती है न्यूटन इनटू सेकंड। यहाँ तक आई होप कि आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के की सेकंड लॉ जो है वो क्या कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? सबसे पहले एक शब्द देखिएगा, चेंज। चेंज, जब भी चेंज आता है तो हमेशा डेल्टा लगता है। क्या लगता है? डेल्टा। ठीक, अब इस डेल्टा को हम कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू होती है फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सो वी मे गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन सब्सिक्वेंट क्वांटिटी। किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं हम, उसमें चेंज हम निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन। ठीक, अगर किसी चीज की चेंज इन वेलोसिटी बोलता है तो आपको फाइनल वेलोसिटी v में से इनिशियल वेलोसिटी u को माइनस कर देना है, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज चेंज इन वेलोसिटी। अब इसमें एक टर्म और आया, रेट। माइंड इट, रेट। जब आपसे रेट कहा जाए, स्पेशली व्हेन इट इज गिवन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, सो इमीडिएटली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिवाइड विद t। ठीक, जब भी किसी भी चीज का रेट बोला जाए तो आपको उसको किससे डिवाइड कर देना है? t से डिवाइड कर देना है। तो अब t से आप जब डिवाइड करेंगे, जैसे वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया डेल्टा v। डेल्टा v मतलब आपने डेल्टा लगाया और फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम ये लिख दे रहे हैं डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका रेट अगर बोला जाए तो हम क्या करेंगे? डेल्टा v को डिवाइड कर देंगे डेल्टा t से, या t से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी को हम बोल सकते हैं रेट। रेट क्यों बोला? क्योंकि इसको हम डेल्टा t से डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी टर्म को डेल्टा t से डिवाइड करोगे तो रेट हो जाएगा, और चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा v। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देख लिया था ना आपने। तो देखिए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज मोमेंटम। आप बात कर रहे हैं वेलोसिटी को, तो हमने देख लिया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, जिसको कि दूसरा नाम बोल दिया गया एक्सेलरेशन का। लेकिन अगर बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम तो p होता है, ठीक, और चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब डेल्टा p। चेंज मतलब डेल्टा p, और इसको आपको रेट निकालना है तो इसके लिए आपको डेल्टा t करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा t, मतलब रेट निकाल दिया किसका? चेंज इन मोमेंटम का। डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है फोर्स के बराबर। ये इक्वेशन सेकंड जो है हमारी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की है, जो कहता है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम डेल्टा p की वैल्यू निकालें, सो दैट वुड बी फोर्स इनटू डेल्टा t। यही जो अभी हम लोग ने इक्वेशन निकाली थी, न्यूटन इनटू सेकंड। देखिए यहाँ से फोर्स की वैल्यू न्यूटन हो गई और डेल्टा t की वैल्यू सेकंड हो गई, यही न्यूटन सेकंड आई थी ये। ठीक, लिख लिया, इसको इरेज करने जा रहा हूं मैं। फिर बात करी गई कि मोमेंटम जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे करता है। अब रेफरेंस फ्रेम, आपको इसके लिए रेफरेंस फ्रेम को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आप किसी चीज से अपने आप को, अपनी स्थिति को जब को रिलेट करते हैं, ठीक, तो वो कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग बात करते हैं यार, हम तो यहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर है और 10 मीटर बाद 5 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर आपको 20 मीटर बाद दिख रहा है तो आप उससे अपने रेफरेंस फ्रेम में बैठे बैठे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या हो गया होगा। दैट इज रेट ऑफ क्या नाम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो मोमेंटम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मोमेंटम जो है पूरा डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मोमेंटम को आप बहुत ये समझ लीजिए
कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और उसके अंदर वेलोसिटी है तो वो एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड को जनरेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स के कुछ बहुत जानकार लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में दो ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने मोमेंटम को एक अलग आयाम दिया, एक नई चीज़ बताई। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक वेव के मोमेंटम के बारे में है, जो भी बताते हैं, वेव फंक्शन के बारे में बताते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों को बड़ी क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं, मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी कहा गया। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जाइए 10 किलोमीटर जाइए, यहाँ से मैं कुछ नहीं जानता, आप 10 किलोमीटर जाइए, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा, सर 10 किलोमीटर कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है? क्योंकि 10 किलोमीटर ऐसे भी आप जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, आखिर आपको जाना किधर है? तो उसके लिए आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन चीज़ों में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, वही जो है क्या कहते हैं, क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसके साथ वेलोसिटी जुड़ी हुई है। वेलोसिटी, देखिए फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो जिसमें वेलोसिटी जुड़ गई, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। स्पीड अगर लेते तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और v क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मोमेंटम हैज अ डायरेक्शन। अब देखिए, आपने मोमेंटम को डायरेक्शन इसलिए मान लिया क्योंकि उसमें वेलोसिटी तो है, साथ ही साथ मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो है फोर्स के बराबर होता है। माइंड इट, अभी आपने कहा था dp/dt इक्वल्स टू f, ये किया था, फोर्स के बराबर आपने किया था ना। तो फोर्स में हमेशा स्पेसिफिकली फोर्स में एक डायरेक्शन होती है। अगर आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को सामने धक्का देंगे तो ये मेरी डायरेक्शन हुई, किसी सामने रखे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये मेरी डायरेक्शन हुई, इधर पुश करेंगे तो इधर डायरेक्शन हुई, इधर पुश करेंगे इधर डायरेक्शन हुई, पुल करेंगे तो ये डायरेक्शन हुई। तो डायरेक्शन फोर्स में ज़रूर आती है, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जिसकी वैल्यू ही फोर्स के बराबर होती है, तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आता है कि मोमेंटम में भी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और मैग्नीट्यूड तो भैया होगा ही होगा, तो इसलिए जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब मोमेंटम P इक्वल्स टू mv, मोमेंटम को कन्वेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है P लेटर से, जो कि टू क्वांटिटीज मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इसकी यूनिट्स भी हम लोग ने देख ली थी। अच्छा, ये mks यूनिट हम लोग ने पढ़ी थी, kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की mks यूनिट होती है भैया, kg मीटर पर सेकेंड, ये mks यूनिट होती है मोमेंटम की। mks मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। जब आप किसी लेंथ को मीटर्स में और मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो ऐसी यूनिट जो होती है वो कहलाती है mks यूनिट। और इसी का अगर हम अल्टरनेटिव देखें, अगर उसको सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में ले, तो वो cgs कहलाती है। तो cgs यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? kg को आपको ग्राम में लेना पड़ेगा, ये जो kg लिखा है इसको ग्राम में लेना पड़ेगा, ये मीटर जो लिखा है इसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये जो यूनिट हो गई ये हो गई cgs, किसकी? मोमेंटम की। mks यूनिट ये, cgs यूनिट ये। ठीक है, इतना लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज आप घसीट रहे हैं, उसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का एक अलग मास है, और हर पार्टिकल को आपने खींचा, अगर एक सिस्टम में खींच रहे हैं, एक ही सिस्टम है, तो वेलोसिटी बेशक उनकी सेम होगी, लेकिन उनके मासेस तो अलग अलग हैं। तो हम मान लेते हैं
कि उनके मासेस जो हैं चेंज हो। दो पार्टिकल हमने लिए, दो पार्टिकल लिए, एक का मास m1 था, दूसरा का m2 था, और उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी m1 वाले की v1 थी और m2 वाले की v2 थी। तो टोटल उनका मोमेंटम कितना निकलेगा? मोमेंटम p होता है, पहले वाले का मोमेंटम, पहला पार्टिकल का मोमेंटम होगा m1 v1 होगा, क्योंकि मास पहले पार्टिकल का m1 है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है। दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम होगा m2 इंटू v2, ये p2 हो गया, ये हो गया हमारा p1। दोनों का मोमेंटम मान लेते हैं p है, तो p बराबर p1 प्लस p2, ये चीज हो गई, यानी m1 v1 प्लस m2 v2। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखिए, इसको हम इसी दो पार्टिकल से ज्यादा के मोमेंटम को हम जो है इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तरीका है। यानी P इक्वल्स टू सिग्मा mi इंटू वी आई, जहां पे I जो है शुरू होता है 1 से, आप शुरू कर सकते हैं, ठीक, और जहां तक आपको ले जाना चाहिए। n पार्टिकल्स हैं, ऐसे लिखा है ये। I की वैल्यू अगर 1 से शुरू करते हैं और n तक जाती है, तो इसका मतलब है mi इंटू वी आई। सबसे पहला पार्टिकल लेंगे तो I की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा m1 v1, दूसरा लेंगे तो हो जाएगा m2 v2, I की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, m3 v3, और सब आपस में जुड़ते जाएंगे तो टोटल मोमेंटम एक बहुत बड़ी यूनिट आ जाएगी, P इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। ठीक, अब ये सेंटर ऑफ मास से इन्होंने ये चीज डिक्लेयर करी है कि ये क्या है, ये हम लोग अगला जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग इसको समझेंगे क्या होता है। अब जो अभी हम लोग ने पढ़ा कि मोमेंटम का फोर्स से क्या रिलेशन होता है, उसी का डेरिवेशन इन्होंने ऐसे करके दिखाया है कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय रेट इक्वल्स टू फोर्स। ये रिलेशन जो है यही इन्होंने यहाँ पे ऐसे करके दिखाया है। डेल्टा टी का एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ इंटू डेल्टा टी बराबर पी, ये लिखा हुआ है हमारा। ठीक, डिफरेंशियल फॉर्म में दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहलाती है? न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस फोर्स एफ एक्टिंग ऑन इट। एफ की वैल्यू हमेशा होती है डीपी बाई डी टी। यहां से देखिए, जहां पे डेल्टा लिखा है, जहां पे डेल्टा लिखा है इसको आप डी भी कर सकते हैं। ठीक, ये डिफरेंशियल फॉर्म में आप डेल्टा को डी से जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया dp बाई डी टी। ठीक, और dp बाई डी टी हो गया, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मोमेंटम की, ऐसे करके। ठीक है, इतना लिखा। अब इम्पल्स के बारे में देख लें। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स भी कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब पता है आपको? बहुत छोटे समय में फोर्स लगा देना। अगर बहुत मिली सेकेंड में एकदम से आपने फोर्स लगा दिया तो वो एक प्रकार का शॉक होगा, एक झटका होगा, जिसको हम इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स के लिए आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी, जिसको हम इम्पल्स जे कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक, सॉरी, इतना लिख लिया। अच्छा, अब देखिए, डाइन सेकेंड न्यूटन इंटू सेकेंड, ये जो मोमेंटम की जो वैल्यू आई है उसको हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का दूसरा नाम है डाइन। 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको लर्न कर लेनी है, ये सीजीएस यूनिट। यही सीजीएस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 डाइन के बराबर। ठीक, अब
हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू पढ़ी थी। फोर्स इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू मास। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे मास, और dv बाई dt क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो m इंटू डी बाई डी टी, जो कि बन गया m इंटू ए, यही f के बराबर होता है। सो f इक्वल्स टू m इंटू ए, यहां से आया। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। बाकी देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। कोलिजन का टॉपिक अब हम लोगों का शुरू हो जाएगा। तो कोलिजन में हम लोगों को पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसके टॉपिक के बारे में पढ़ना है। इन इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट जो है वीडियो बनाऊंगा, और उससे रिलेटेड कुछ जो है डेरिवेशन भी कराऊंगा, और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसको क्लियर करा दूंगा। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, इसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में आप नोट बनाइए, और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत प्यारी थ्योरी दी गई है फिज़िक्स में, और ये पढ़ने में समझने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा आपको अपने अंदर बस पेशेंस डेवलप करना है, और सब चीज़ें होती चली जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की कि आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊं। अगर कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। That's all for today. Thank you so much.